नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भारत की आंतरिक सुरक्षा, अखंडता एवं संप्रभुता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर उससे पहले कि मैं एक चर्चा शुरू करूं इस पर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इस थिंक टैंक और इस चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आसपास जो भी सुरक्षा और उनसे संबंधित चुनौतियां उभर रही हैं और उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम एक तटस्थ विवेचना प्रस्तुत करें और हमारे दर्शकों की जानकारी में कुछ वैल्यू एडिशन करें। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो एक इस्लामिस्ट रेडिकल फोर्सेस का प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की पॉपुलरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया। पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ और छात्रों की अराजकता हुई और वहाँ से इनको हटा दिया गया, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इस पूरे मूवमेंट के पीछे अगर देखा जाए तो विदेशी शक्तियों का जो है एक बहुत ही एक प्री प्लान तरीके से उसमें शामिल होना पाया गया था। डेफिनेटली वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था और उसके बाद लगातार रूप से जो डेवलपमेंट्स हम बांग्लादेश में देख रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है और उसका जो मेन व्हीकल है जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को वहाँ पर मजबूत कर रहा है वो है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी की अगर हम बात करें तो जमाते इस्लामी एक वो संस्था है जो यह मानती है कि व्यक्ति की निजी जिंदगी और उसकी सामाजिक जिंदगी, सरकार, प्रशासन, हर चीज़ इस्लामी कानून के दायरे में होना चाहिए और उसी के अनुरूप चलना चाहिए। जमाते इस्लामी का ये मानना है कि सेक्युलर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो हैं वो एक ठीक और एक अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी लाइफस्टाइल मुहैया नहीं करवा सकती, इसलिए हर चीज़ इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और इस लिहाज से देखें तो फिर उनके नज़रिए में जो गैर मुसलमान लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका स्टेटस बहुत ही सेकेंडरी है और वो बहुत ही इस किस्म की जो रूढ़िवादी एक्सट्रीमिस्ट बातें हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, वहाँ पर लोगों ने ये डिमांड शुरू कर दी है जमात इस्लामी ने कि म्यूज़िक को बैन किया जाए और जो अहमदियाज हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। ये सारे सिलसिले में शुरू हो चुके हैं। तो जमात इस्लामी एक ऐसा कट्टर संस्था वहाँ पर अपने पांव पसार रही है। जब मैं जमात इस्लामी के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं विस्तार से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी मोडस ऑपरेंडी को हमें समझना होगा। इसी जमात इस्लामी ने हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का और कट्टरवाद का एक साम्राज्य, एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर पनपा दिया और इसने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके लिए कहा जाए कि कश्मीर में जो अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरवाद है उसका अगर बेसिक इंजन अगर हम कहीं ढूंढने हैं, वो भट्टी जिसके अंदर ये सारी जो पूरी ये नफरत तैयार होती है वो है जमात इस्लामी का इकोसिस्टम। कश्मीर में जो इन्होंने किया उससे हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब वही मोडस ऑपरेंडी ये बांग्लादेश में लगा रहे हैं, अपने स्कूलों के माध्यम से, अपने वेलफेयर नेटवर्क्स के माध्यम से, अपने जो है और फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, एकेडमिक नेटवर्क्स हैं, उनके माध्यम से ये अपने पांव पसार रहे हैं। आर्थिक रूप से जमात इस्लामी एक बहुत ही मजबूत संस्था है। 29 करोड़ टका की इनकी सालाना इनकम पाई गई है 2024 में, जो वहाँ की अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बीएनपी हो गया या अवामी लीग हो गया या जातीय सरकार हो गया उन सब से अधिक है। इन्हें जो डोनेशंस आती हैं वो गल्फ के कई कंट्रीज से आती हैं, कतर से आती हैं, टर्की से आती है, सऊदी से आती है, कुवैत से, यूएई से। और इसके अलावा इनके जो संबंध है बांग्लादेश में वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से हैं मजबूत जो कि फाइनेंशियल रेलम के अंदर हैं, जो इनकी शक्ति को और दोगुना करते हैं, जैसे कि इस्लामिक बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब उसके अंदर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो आपके सारे वेस्ट एशियन गल्फ कंट्रीज से हैं और उनके माध्यम से ये अपना जो है पूरा एक पैसे का और उन्होंने जो है फाइनेंस का तंत्र जमात ने बनाया है। इसके अतिरिक्त ये वहाँ के रूरल एरियाज में 14 बैंक्स को और कंट्रोल करते हैं। मोहम्मद यूनुस का जो ग्रामीण बैंक है वो भी बांग्लादेश के रूरल एरियाज में काफ़ी प्रभावशाली है और हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जमात इस्लामी ने अपने जो टेंटिकल्स हैं वो उस संस्था के माध्यम से भी मजबूत किए होंगे। और अभी जो वहाँ पर बांग्लादेश में जिस अनरेस्ट में इसको हटाया गया शेख हसीना को, उसके अंदर जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट्स विंग है जिसको ये इस्लामिक छात्र शिविर कहते हैं, उसकी एक सशक्त भागीदारी थी, एक मजबूत रोल था। इसके बारे में तो इनफैक्ट कई सारी जानकारियां सामने आई हैं
एक टेररिस्ट है, यूएन का जो ग्लोबली डेजिग्नेटेड जो क्राइटेरिया होता है टेररिस्ट को डिक्लेयर करने का, उसके अंदर वो लिस्टेड है मुजम्मिल इकबाल हाशमी। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है और इसके इस्लामिक छात्र शिविर के साथ बड़े घनिष्ठ और गहरे संबंध रहे हैं। और ये बातें भी जांच में सामने आई कि जो अनरेस्ट वहाँ पर हुआ था उसमें इस्लामिक छात्र शिविर ने लश्कर तैयबा के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इस तरह का एक पूरा मूवमेंट एंटी हसीना खड़ा किया। अब अगर देखा जाए कि इसमें गहरे रूप से तो इसमें पाकिस्तान को लाभ क्या है, देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो हमने बताया रिलीजियस डायमेंशन जिसके ऊपर मैं और चर्चा करूंगा, और दूसरा इसका एक मेजर वो है वो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश एक एंटी इंडिया बेस जो होता है उसके रूप में उसको वहाँ पर डेवलप किया जाए। इसके लिए वो बांग्लादेश के अंदर अपना कंट्रोल जमात इस्लामी जैसी ताकतों के माध्यम से एस्टैब्लिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि लश्कर, जैश, हुजी बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला, इस्लामिक स्टेट, उनके माध्यम से भी वो अपने पांव वहाँ पर पसार रहा है। पश्चिम के लिए भी बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि भारत ने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है यूएस की, उसका पार्ट होने में एक उतनी इच्छा नहीं जताई है। और कहीं ना कहीं भारत के अमेरिका से रिश्ते आज बड़े तल्ख हैं, जिसका एक मुख्य कारण भारत के रूस के साथ नज़दीकियां भी हैं। तो शायद अमेरिका भी ये चाहता है कहीं ना कहीं कि बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक के एक ऑल्टरनेट बेस के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे कि भारत पर भी नियंत्रण रखा जा सके और चीन पर भी नियंत्रण रखा जा सके। चीन का भी इसमें एक निहित स्वार्थ यह है कि पाकिस्तान के माध्यम से वहां पर एंटी इंडिया फोर्सेस को मजबूत किया जाए और भारत को कमजोर किया जा सके। अब फिर हम आगे आते हैं वहां पर किस तरीके से ये पिछले जो जब शेख हसीना के जाने के बाद से वहां पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ने अपना दायरा मजबूत किया है। मोहम्मद यूनुस एक तरह से आप मान के चले कि वेस्ट के वहां पर बिठाए गए पपेट हैं, जो कहे जाते हैं कि एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, बट वही सरकार चला रहे हैं। और उनकी छत्र छाया में ऐसे ऐसे कानून पारित किए गए हैं जो कि पाकिस्तान से आने वाले तमाम तरह के एक्सट्रीमिस्ट और हार्डकोर टेररिस्ट स्मगलर्स हैं उनके लिए वहां पर अपनी राह आसान बना देते हैं। जैसे कि सितंबर 2024 के अंदर पाकिस्तान ने एक कानून पारित किया कि बांग्लादेश ने एक कानून पारित किया कि पाकिस्तान से आने वाले जो भी सामान हैं उनको नेशनल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया से बाहर रखा जाएगा, और उनकी अब जांच उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से पहले शेख हसीना के समय में हुआ करती थी। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पर कई तरह के जो हैं प्रतिबंधित सामान जो हैं जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हो गया, ड्रग्स हो गया, इस तरह की सामग्री की आवाजाही शुरू हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में चित्तगांव के अंदर एक करीब 25 टन्स वहाँ पर जो है नार्कोटिक्स ग्रेड के पॉपी सीड्स, अफीम के जो बीज होते हैं वो पकड़े गए वैसे। और जैसा कि हम जानते हैं दाऊद इब्राहिम का तो आईएसआई के साथ एक नेक्सस है ही ड्रग्स का, जिसके माध्यम से वो तमाम अफ्रीका, यूरोप आदि के मैरीटाइम रूट्स को एक्सप्लोर करते हुए जो ड्रग्स का एक लंबा व्यापार आईएसआई करती है उसके माध्यम से, उससे जो पैसा जनरेट होता है उससे आईएसआई अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करती है। अब शेख हसीना के जाने के बाद और मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंडर में बांग्लादेश भी उसी ड्रग्स और नार्को टेरर नेटवर्क का एक मुख्य केंद्र बन करके उभरने वाला है। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बारे में भी एक संभावना कई जगह बताई जा रही है कि इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स अगर बांग्लादेश के रास्ते भारत में आया हो तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बात ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए लगती है क्योंकि बांग्लादेश ने चला करके एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें पाकिस्तान से आने वाली सामग्री को इंस्पेक्शन क्राइटेरिया से मुक्त कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी उतने चेक्स और सर्वेलेंसेस जो पहले रखे जाते थे, उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस जो लेनी पड़ती थी, उन सब से उनको मुक्त कर दिया गया। और लगातार एक मुसलसल तरीके से पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश की फौज और बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस के बीच में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार पाक आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के डेलीगेशन वहाँ पर आ रहे हैं। अभी उनके नेवी चीफ आए थे और उसके साथ साथ टर्की से भी वहाँ पर काफ़ी डेलीगेशंस आ रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी हथियार भी इनको सप्लाई कर रहा है, टर्की से भी काफ़ी हथियार इनको सप्लाई किए जा रहे हैं। कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स, म्यूचुअल ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। जमात इस्लामी के लीडर्स भी जा रहे हैं, टर्की भी जा रहे हैं, कतार से भी इस्लामिस्ट का आना वहाँ पर हो रहा है। और जो ग्लोबली एक्लेम्ड, जिनको कहा जाए ना कि ग्लोबली जो कुख्यात एक्सट्रीमिस्ट हैं जैसे कि जाकिर नायक, उनका भी बांग्लादेश के अंदर एक आवाजाही मतलब इस तरह से शुरू हो चुकी है। अभी जाकिर नायक की वहाँ पर एक स्पीच होने वाली थी
जिसको आखिरी मौके पर एक तरह से बंद किया गया, मतलब उसको बैन किया, परमिशन नहीं मिली, बट वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक तरह से फैल रही हैं, हम देखेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ऑफिशियल लिंकेजेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसी के साथ साथ अनऑफिशियल और कोवर्ट लिंकेजेस भी बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा हाफिज सईद का एक प्रमुख बड़ा करीबी व्यक्ति है, उसका नाम है इलाही जहीर, और इब्तिसाम इलाही जहीर उसका पूरा नाम है। वो बांग्लादेश आया था और बांग्लादेश के कई रेडिकल मदरसों में घूमा। उसके अलावा हमने देखा कि लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जो थे वो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी की जो मीटिंग्स जो थी उनके अंदर मौजूद थे, जिनमें बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के लोग भी थे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग भी थे। इसके अतिरिक्त आईएसआई के कई सीक्रेट डेलीगेशंस भी बांग्लादेश आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक 8 मेंबर टीम आई थी पाकिस्तान से, जिसमें करीब 3 से 4 आईएसआई के अफसर थे, और उन्होंने बांग्लादेश में आने के बाद कई जो है कॉन्फिडेंशियल मदरसों के दौरे किए, और इस विजिट को बहुत ही गोपनीय रखा गया। इसके बारे में कहीं कोई एंट्री नहीं है। ये लोग बताया जाता है कि भारत के बॉर्डर पर भी आए और वहां पर भी इन्होंने कुछ कहते हैं ना आपत्तिजनक सामग्री, या जिसके बारे में बड़े शक हों, एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, काउंटरफीट करेंसी भी हो सकती है, ऐसी चीजें वहां पर डिलीवर की भारत से उनके किसी हैंडलर को। इसके अलावा इस ग्रुप ने कोशिश ये की कि उल्फा और जो पुराने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट के, उनके बेसिस को भी वापस से रीएक्टिवेट करें। और एक बात और सामने आ रही है कि कश्मीर से, साउथ कश्मीर से कुछ लड़के टर्की की तरफ गए हैं और वेस्ट एशिया के और कंट्रीज में गए हैं, वहां से वो पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और वहां पर वो सारे जो इस्लामिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों जैसे कि लश्कर जैश, HM हुजी वगैरह, या बांग्लादेशी ग्रुप्स हों जैसे कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला इत्यादि, और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से बांग्लादेश में सारी एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स बढ़ रही हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, भारत के हिंटरलैंड के अंदर भी बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। फ्यूचर में अगर भारत का पाकिस्तान के साथ कोई जंग के हालात बनते हैं तो ये बॉर्डर एक्टिवेट हो सकता है। तो ये मोटे मोटे खतरे हैं जो इनसे हमें सावधान रहना होगा। और अभी जिस तरह से भारत में एक रेडिकलाइजेशन बढ़ा है हमारे यहाँ के इस्लामिस्ट तबके के अंदर, रेडिकल ग्रुप्स के अंदर, जो कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में सामने आया जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर भी पकड़े गए, उसके लिहाज से ये लगता है कि ये एक देशव्यापी एक फिनोमेना बनने जा रहा है, और डेफिनेटली बांग्लादेश में जो एक इस्लामिस्ट इकोसिस्टम पनप रहा है वो इसको मजबूत करेगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी ये बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है और बहुत गहरा है, और भी कई विषय हैं इससे संबंधित, जैसे कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, रेडिकल फोर्सेस हैं उनका और विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो हम फिर आगे की वीडियोस में बात करेंगे। आज मैंने एक ब्रीफ कैप्सूल के माध्यम से आपको एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरीके से बांग्लादेश में इस्लामिस्ट कट्टरवादी ताकतें बहुत मजबूत होती जा रही हैं, और हमारी एजेंसीज को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उनका एक फेलियर तो था ही कि शेख हसीना को इस तरह से हटा दिया गया, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं शायद उन्हें अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, और इस चीज़ के मद्देनजर रह करके शायद भारत सरकार को बहुत ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके विषय में हम भविष्य में अन्य वीडियोस में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।